हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का अगर हमें कंडक्टिविटी फाइंड करना हो तो हम उसकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे। यानी हमने पढ़ा था टॉपिक इससे पहले किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का या इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी फाइंड करनी हो तो हम उस सब्सटेंस की उस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको दो चीजें बताई गई थी। पहला आपको लिया गया था सेल, जिसको कि हम कंडक्टिविटी सेल कह रहे थे, और इस कंडक्टिविटी सेल के साथ हमने अटैच किया था व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को। ये व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में हमारी हेल्प कर रहा था। आपको बताया गया था कंडक्टिविटी सेल के बारे में। वहां आपको कहा गया था कि कंडक्टिविटी सेल पायरेक्स ग्लास का बना हुआ एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को फिल करके और व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के साथ उसे जोड़ करके अननोन रेजिस्टेंस की जगह पर अगर हम इस कंडक्टिविटी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ देते हैं तो हमें इस व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 के फॉर्मूले से जो अननोन रेजिस्टेंस है हमारा R3, इसको हमने कैलकुलेट किया था। पिछले वाले वीडियो में हम, इससे पहले वाला जो वीडियो है जस्ट इससे पहले वाला, उसमें आपको डिटेल में कंडक्टिविटी सेल और व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया था। इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ फार्मूलाज जो हमने पीछे पढ़े हैं उनको रिकैप एक बार कर लेते हैं। हमने पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू पढ़ा है हमने कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, जहां कापा कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस कहलाता है। इसी तरीके से हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। मोलारिटी जहां नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, वही नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए इस मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्मूले का सहारा लेंगे। इसके अलावा ओम्स लॉ के फॉर्मूले में आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, जहां V पोटेंशियल डिफरेंस को, I करंट को और रेजिस्टेंस R को इंडिकेट करता है। अगर हम रेजिस्टेंस का उल्टा कर देते हैं तो उसको हम 1/R लिखेंगे, और 1/R को हम कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, और इस कंडक्टेंस को हमने इंडिकेट किया था C से। इसी तरीके से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमने पाया था कि R इज इक्वल टू रो L/A होता है, जहां रो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, जबकि L लेंथ ऑफ द वायर या मटेरियल है, जबकि A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहां अगर हम इस रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, अगर इसका उल्टा कर देते हैं, 1/रो कर देते हैं, तो इसी को हम कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी का नाम देते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आपको पीछे पढ़ाए जा चुके हैं, एक्सप्लेन किए जा चुके हैं।
इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, आपको पढ़ाया गया है जी स्टार का, और जी स्टार इज इक्वल टू आपने पढ़ा है L अपान A, जहां जी स्टार सेल का सेल कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी सेल के सेल कांस्टेंट को जी स्टार से इंडिकेट करते हैं, और फॉर्मूला होता है L अपान A, जहां L दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस है, जबकि A इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके हम बाकी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल को। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ कंडक्टिविटी सेल was found to be 25 ohm. Calculate conductance, specific conductivity and equivalent conductivity of the solution if the electrodes in the cell are 1.6 centimeter apart and have area of cross section 3.2 centimeter square. जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि सबसे पहले तो आप ये पता करें कि आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो हम लिखेंगे पहले गिवन। तो हमें दिया गया है रेजिस्टेंस, हमें दे दिया गया है रेजिस्टेंस 25 ओम, यानी R इज इक्वल टू दिया है 25 ओम। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, हमें दे दिया गया है दोनों सेल्स के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, जिसको L से इंडिकेट करते हैं। L इज इक्वल टू दे दिया है 1.6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, तो इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A इज इक्वल टू दे दिया है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक और चीज जो हमें दी गई है वो दिया गया है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 N सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी गई है हमें 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन। इतनी चीजें हमें पहले से दी गई हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहले बात करेंगे कंडक्टेंस की। हमें पता है कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी कंडक्टेंस को C से इंडिकेट करेंगे और C इज इक्वल टू होता है 1/R, और 1/R की वैल्यू है हमारी 25 ओम। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1/25 को, तो वैल्यू आएगी 0.04 पर ओम, या फिर महो इसको कहते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का न्यूमेरिकल हो गया हमारा, सॉल्यूशन हो गया हमारा। कंडक्टेंस को फाइंड करने का तरीका हो गया 1/R। 1/R इज इक्वल टू 1/25 कर देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 दी गई है। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.04 पर ओम। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिंबल होता है इसका हमारा कापा, यानी हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं कापा से। और कापा जो होता है वो फॉर्मूला अगर देखें हम इसका, तो फॉर्मूला होता है इसका C इंटू L अपान A, जहां C हमारा कंडक्टेंस है, L दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस है, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो C की जगह पर वैल्यू रखेंगे 0.04, क्योंकि हमने अभी यहां कैलकुलेट किया है, इनटू L लेंथ है हमारा 1.6 डिवाइडेड बाई 3.2, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3.2 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 2 32 होगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.02। बात अगर यूनिट की करें तो इसका जो यूनिट है वो पर ओम है, और यहां से हमें मिलेगा सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, यानी यूनिट हो जाएगा हमारा पर ओम पर सेंटीमीटर। तो ये हो गई वैल्यू हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, यानी कापा की। तो कंडक्टेंस हो गया हमारा 0.04, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गई हमारी 0.02। अब बचा हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा कापा की वैल्यू आ रखी है 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी हमें दी गई है, नॉर्मेलिटी है 0.5। सिंप्लीफाई अगर इसको करते हैं हम तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, यानी ये हो गई वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो फिर से एक बार हम आंसर की तरफ अगर डिस्कशन करें तो C यानी कि कंडक्टेंस की वैल्यू हो गई हमारी 0.04 पर ओम, नंबर 1। नंबर 2 स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कापा की वैल्यू हो गई 0.02 पर ओम पर सेंटीमीटर, और नंबर 3 लैम्डा इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई 40 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम सिंपल क्वेश्चंस होंगे, सारे फॉर्मूले बेस्ड होंगे, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा और इसे इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 0.05 मोलर NaOH solution offered a resistance of 31.6 ohm, यानी यहां रेजिस्टेंस हमको दे दिया गया है, in a conductivity cell. If the cell constant of the cell is 0.367 per centimeter, determine molar conductivity of NaOH solution at this concentration. यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है, आइए सोल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है, आइए देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो हमको दे दिया गया है कि 0.05 m NaOH सोल्यूशन, यानी मोलारिटी हमको दे दी गई है, मोलारिटी है 0.05 m। इसके अलावा क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है 31.6 ओम, यानी R की वैल्यू दे दी गई है 31.6 ओम। और क्या दिया गया है हमें, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है 0.367, और आपको पता है कि सेल कांस्टेंट को G स्टार से इंडिकेट करते हैं, और ये वैल्यू है 0.367 पर सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, यानी मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा हमारा कापा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें कापा की वैल्यू चाहिए जो दी नहीं गई है, और हमें चाहिए मोलारिटी, ये हमें पता है, मोलारिटी की वैल्यू रख देंगे, लेकिन हमें पहले कापा कैलकुलेट करना होगा, और कापा को कैलकुलेट करने के बाद हम यहां वैल्यू इसकी रखेंगे। अब सवाल ये कि कापा कैलकुलेट कैसे हो, तो कापा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास G स्टार है और R है, और हमें पता है कि कापा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा C इंटू L अपान A, और हमें पता है कि यहां जो C है वो एक्चुअली 1 अपान R होता है, और इंटू L अपान A लिखेंगे। तो 1 अपान R का मतलब हो गया 1 अपान 31.6 मल्टीप्लाइड बाई L अपान A का मतलब हो गया हमारा G स्टार, यानी G स्टार का फॉर्मूला होता है L अपान A, अभी आपको एक्सप्लेन किया गया। तो 1 अपान 31.6 मल्टीप्लाइड बाई G स्टार यानी 0.367। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कापा इज इक्वल टू आएगा आपका 0.0116 पर ओम पर सेंटीमीटर। अब इस कापा की वैल्यू को उठा करके और आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कापा यानी 0.0116 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी दैट मीन्स कि 0.05, यानी लैम्डा m इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 232 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चंस हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले के ऊपर वैल्यू को रखना है, बस थोड़ा सा समझना ये है कि कौन सी वैल्यू दी गई है और क्या कैलकुलेट करना है। इस बेसिस पर हम फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारा कि n/50 सोल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, एक नया टर्म आपके सामने आया, मोनोबेसिक एसिड, n/50 सोल्यूशन हैज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2.160 10³ ohm centimeter at 18 degree centigrade. What are the equivalent and molar conductivities of this acid in n/50 solution at 18 degree centigrade? अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सोल्यूशन निकालने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो आइए लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहली चीज तो हमें नॉर्मेलिटी दी गई है, और नॉर्मेलिटी दी गई है n/50। इसका मतलब होता है n/50 का मतलब हो गया, नॉर्मेलिटी है हमारी 1/50, और नॉर्मेलिटी 1/50 का मतलब हो गया कि आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रहने दीजिए। तो नॉर्मेलिटी हो गई हमारी n/50, इतना नॉर्मल का सोल्यूशन है। और क्या हमें दिया है? और हमें दिया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया गया है, और आपको पता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी हमें रो की वैल्यू दी गई है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो का वैल्यू हमारा है 2.160 इंटू 10³ ओम सेंटीमीटर। ये वैल्यू है हमारी, ये दी गई है। हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी को। ठीक, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। आइए देखते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा हमारा कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। अब सवाल ये उठता है कि कापा की वैल्यू इसमें कहां है? तो कापा हमें दिया नहीं गया है, तो कापा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम रो की सहायता से। और आपको पता है कि कापा रो का उल्टा होता है, यानी अगर हम कापा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो, यानी 1/2.160 इंटू 10³ सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.63 इंटू 10⁻⁻4 पर ओम पर सेंटीमीटर। ये हमारी कापा की वैल्यू होगी। अब इस कापा की वैल्यू को उठा करके अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाए तो हो जाएगा हमारा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4.63 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, दैट मीन्स कि 1/50। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 23.15 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये होगा आपका आंसर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। सवाल ये उठता है कि मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हमारा लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। अब कापा की वैल्यू तो उतनी ही होगी जितनी पीछे अभी हमने कैलकुलेट किया है, 4.63 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई m। हमें चाहिए मोलारिटी और दी गई है हमें नॉर्मेलिटी। तो आपको पीछे पढ़ाया गया है फॉर्मूले में कि हमें जो यहां बेस दिया गया है वो बेस हमें जो एसिड दिया गया है वो है एक मोनोबेसिक एसिड। तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या हुआ? तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब हुआ ऐसा कोई एसिड जिसके अंदर H+ आयन, आयोनाइजेबल H+ आयन की संख्या जो हो वो 1 हो, जैसे HCl, जैसे HNO3, जैसे HSO4- आयन। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस आपके मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि इनके अंदर एक H+ आयन को लूज करने की टेंडेंसी है। और साथ ही साथ आपको पीछे पढ़ाया गया है कि अगर मोनोबेसिक एसिड है, अगर दिया गया सब्सटेंस मोनोबेसिक एसिड है तो उसके लिए नॉर्मेलिटी की वैल्यू मोलारिटी की वैल्यू के इक्वल होती है। दैट मींस कि जितनी नॉर्मेलिटी इसकी होगी वही उसकी मोलारिटी होगी। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी अगर 1/50 है तो मोलारिटी भी 1/50 होगी। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम लैम्डा m इज इक्वल टू कापा, दैट मींस कि 4.63 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1/50। तो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आएगी 23.15 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर
पर मोल, यानी मोनोबेसिक एसिड होने की वजह से जितनी इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी उतनी ही इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होगी। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने मोनोबेसिक एसिड और उसके बेस पर उसकी मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच रिलेशन और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अगर यही मोनोबेसिक एसिड की बजाय डाइबेसिक एसिड या ट्राइबेसिक एसिड होता तो फिर उस कंडीशन में नॉर्मेलिटी और मोलारिटी इक्वल नहीं होते, तब फिर हम नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के लिए जो हमारा रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी, उस बेसिस पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते। खैर, अगर कोई क्वेश्चन आता है वैसा तो देखा जाएगा। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विथ 0.02 N normal aqueous solution of KCl, the resistance is 350। यानी किसी कंडक्टिविटी सेल के अंदर इतने कंसंट्रेशन का 0.02 नॉर्मल एक्वस सोल्यूशन कंसंट्रेशन का KCl जब रखा जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 350। उसी सॉल्यूशन को उसी कंडक्टिविटी सेल के अंदर अगर हम 0.01 नॉर्मल सोडियम एसीटेट को रखते हैं तो रेजिस्टेंस आता है 1158, 1158 ओम का आता है। तो अब यहां एक चीज हमें देखने वाली होगी कि चूंकि कंडक्टिविटी सेल दोनों ही केसेस में सेम है, इसलिए जो कंडक्टिविटी सेल होगा उसका सेल कांस्टेंट यानी जी स्टार की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी दोनों ही केसेस के लिए। यानी आप अगर ले लेते हैं KCl तो उसके लिए भी, और अगर आप ले लेते हैं सोडियम एसीटेट तो उसके लिए भी, दोनों ही केसेस के लिए जो जी स्टार की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। तो आइए लेते हैं हमें दिया क्या गया है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम पहले यहां से कि हमें दिया क्या गया है। तो दो केसेस हैं हमारे सामने, केस फर्स्ट यहां लिख लेते हैं और यहां लिख लेते हैं हम केस सेकंड को। आइए लेते हैं। केस फर्स्ट में हमारा एक्वस सॉल्यूशन है किसका, KCl का, और इसके लिए हमारी जो नॉर्मेलिटी दी गई है वो 0.02 नॉर्मल है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 350 ओम। केस सेकंड में हमको दिया गया है सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम एसीटेट CH3COON में, और हमें इसके लिए नॉर्मेलिटी दे दी गई है 0.01 नॉर्मल और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है 1158 ओम। अब आगे आइए, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.02 नॉर्मल KCl इज 27.7 इतना इंटू 10⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर। यानी जो पहला केस था हमारा KCl का, इसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हो गया कि हमें दे दिया गया है उसका रो कंडक्टेंस दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी हमें कापा की वैल्यू दे दी गई है और कापा है हमारा 27.7 इंटू 10⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CH3COON में सोल्यूशन, यानी इस सोल्यूशन का हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करना है। आइए लेते हैं हम। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इस केस पर हम पहले G स्टार की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है हमारा कापा अपॉन C। कापा की वैल्यू इसके लिए दे दिया है 27.7 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई C, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा है, यानी 1 हम लिखेंगे 350। सिंप्लीफाई करेंगे तो G स्टार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.97 पर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा G स्टार की वैल्यू। अब G स्टार जब हमें पता चल गया तो इस G स्टार के बेसिस पर हम कापा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगले वाले केस के लिए। सेकंड वाले केस के लिए जब हम कापा निकालेंगे तो इस G स्टार का सहारा लेंगे। तो अगर हम सेकंड केस के लिए कापा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटू G स्टार। सेकंड केस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अब कापा इज इक्वल टू हो जाएगा C यानी कि रेजिस्टेंस हमें दिया है 1158, तो
तो अब C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1158 मल्टीप्लाइड बाई G स्टार, दैट मीन्स की 0.97। कापा सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आएगी यहां वो हो जाएगी 8.38 इंटू 10⁻⁻⁴ पर ओम पर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा कापा की वैल्यू। अब अगर हमें लैम्डा इक्विवेलेंट सेकंड केस के लिए निकालना है तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा, कापा की वैल्यू हो गई है 8.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी 0.01, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 83.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये होगा हमारा सॉल्यूशन। यानी अगर एक ही कंडक्टिविटी सेल के अंदर दो अलग अलग केसेस लिए जाते हैं, दो अलग अलग सॉल्यूशंस भरे जाते हैं, तो दोनों ही केसेस में जो G स्टार की वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो सेल कांस्टेंट है। सेल चेंज नहीं हो रहा है इसलिए सेल कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा। हाँ, सॉल्यूशन बदलेंगे तो उसका कंसंट्रेशन बदलेगा, उसका रेजिस्टेंस बदलेगा, उसकी नॉर्मेलिटी या मोलारिटी जो भी ले रहे हैं वो बदलेगा, लेकिन सेल कांस्टेंट की वैल्यू, चूंकि सेल एक ही है, अलग अलग सॉल्यूशन भले लिया जा रहा है, इसलिए जो G स्टार यानी सेल कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ये था हमारा जब एक ही कंडक्टिविटी सेल के अंदर दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस भरे जाते हैं तब के लिए क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा और इसे हम इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड is 400 centimeter cube of water, has a conductivity of 0.058 Simon per centimeter. Calculate the molar and equivalent conductivity of this solution. आपको दिया गया है बेरियम का मोलर मास 137। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको क्या क्या दिया गया है। आइए लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दे दिया गया है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड। हमें सॉल्यूशन दिया गया है और सॉल्यूशन के लिए जो हमारे पास सब्सटेंस है वो है बेरियम क्लोराइड का BaCl2 का, और उसका वेट दे दिया गया है हमें 2 ग्राम। और इसके अलावा हमें उसका वॉल्यूम दे दिया गया है, वॉल्यूम है हमारा 400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर हम बात करें 2 ग्राम को डिसॉल्व किया गया है 400 सेंटीमीटर क्यूब में, तो अगर हम इन दोनों के बेसिस पर मोलारिटी फाइंड करने की कोशिश करें तो हम पहले मोलारिटी फाइंड करने के लिए देखते हैं क्या करना होगा। तो वेट हमें मिल गया, हम निकाल लेते हैं मोलर मास। तो मोलर मास के लिए BaCl2 का सहारा लेंगे। बेरियम का है 137 प्लस क्लोरीन 2 है तो 2 इंटू 35.5 सिंप्लीफाई करेंगे तो मोलर मास इज इक्वल टू आ जाएगा 208। तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा? नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 2/208, दैट मीन्स कि 9.61 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल। और हमें मोलारिटी के लिए फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिंप्लीफाई करिए तो मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वैल्यू आएगी 9.61 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 1000। सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हो जाएगा। जब हम मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे तो मोलारिटी इज इक्वल टू आएगा 0.024 m। ये हो गई हमारी मोलारिटी। और हमें कापा की वैल्यू दे दी गई है। कापा की वैल्यू कितनी दी गई है? हमें दे दिया गया है 0.0058 साइमन पर सेंटीमीटर। ये हमें कापा की वैल्यू दी गई है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है उसकी पहले मोलर कंडक्टिविटी और फिर उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m निकालना है। लैम्डा m इज इक्वल टू फॉर्मूला है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी। कापा की वैल्यू है 0.0058 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी की वैल्यू है 0.024। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 241.28। ये हो जाएगा हमारा लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू। यूनिट होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब अगर हम इस लैम्डा इक्विवेलेंट के बाद हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए हमें नॉर्मेलिटी भी चाहिए और कापा भी चाहिए, लेकिन
आपने एक और रिलेशन पढ़ा हुआ है लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच। आपने पढ़ा है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने का तरीका होता है आपका, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो अगर आप मोलर मास देखें तो मोलर मास है 208, कैलकुलेट किया हुआ है आपने, और वैलेंसी यानी कि BaCl2 में जो पॉजिटिव सब्सटेंस है उसकी वैलेंसी कितनी है, तो Ba की वैलेंसी 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है हमारा, मोलर मास है 208। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा बन जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 208 बाई 2 यानी कि 104 डिवाइडेड बाई 208 मल्टीप्लाइड बाई हमारा जो रिलेशन है लैम्डा इक्विवेलेंट का, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई 208 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा एम। वैल्यूज पुट करिए 104 डिवाइडेड बाई 208 मल्टीप्लाइड बाई 241.67। सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा 120.83 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो ये होगा हमारा लैम्डा इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको कराए गए। पांचों क्वेश्चंस के बेसिस पर आप और अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है जो रिलेटेड हो इस टॉपिक से, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के टॉपिक से रिलेटेड हो, मोलर कंडक्टिविटी के टॉपिक से रिलेटेड हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टॉपिक से रिलेटेड हो, सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी सेल से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके उसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा सेल और उसके टाइप्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।